दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने भारत की सोच बदल दी, जिसने ये साबित किया बड़ा बनने के लिए बड़े घर में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करने का जुनून होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरजलाल हीराचंद अंबानी की, जिन्हें पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने चाय बेचने से लेकर अरबों खरबों का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं धीरू भाई अंबानी की जिंदगी, उनकी सोच, उनकी मेहनत और वह सफर जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर बिजनेस पावर बना दिया। धीरू भाई अंबानी का शुरुआती जीवन। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से गांव से होती है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका असली नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मां जमुना बेन एक साधारण गृहिणी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। अक्सर घर में पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन इस माहौल ने धीरू भाई को कभी हतोत्साहित नहीं किया। बचपन से ही उनमें जुनून, जिज्ञासा और साहस भरा हुआ था। जहां उनके भाई बहन पढ़ाई में लगे रहते, वहीं धीरू भाई अक्सर पैसों और व्यापार को लेकर सवाल पूछते। ये चीज कितने में आती है? अगर इसे बेचे तो कितना मुनाफा होगा? कहते हैं गांव के मेलों में वह छोटे छोटे स्टॉल लगाकर पकोड़े या चाय बेचते थे। उनके अंदर बचपन से ही बिजनेस माइंड था। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल के बाद वे अक्सर पिता की मदद करते या घर का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम ढूंढ लेते। लेकिन एक बात साफ थी, धीरू भाई का दिमाग साधारण सोच से कहीं आगे था। लोग कहते हैं बचपन से ही वे सपने देखा करते थे, लेकिन उनके सपने गांव या कस्बे तक सीमित नहीं थे। उनके सपने थे समुद्र पार की दुनिया देखने के। धीरू भाई अंबानी ने पढ़ाई के साथ साथ व्यापार की बारीकियां समझी और फिर जैसे किस्मत उन्हें बुला रही हो, महज 17 साल की उम्र में उन्हें यमन जाने का अवसर मिला। यहां से शुरू हुआ उनका असली सफर, जहां एक साधारण गांव का लड़का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया से रूबरू होने वाला था। लेकिन दोस्तों सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके घर में अक्सर खाने तक की समस्या रहती थी, वो अचानक अरब देश यमन तक कैसे पहुंचा? और वहां पहुंचकर उसने ऐसा क्या सीखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? इसका जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। धीरूभाई अंबानी की यमन की यात्रा और व्यापार की शुरुआत। दोस्तों, साल था 1949। धीरूभाई अंबानी की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उनके मन में सपनों का एक पूरा समुद्र था। गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ का ये लड़का अब अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ा था और मंजिल थी यमन। यमन उस समय व्यापार और बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ से तेल, पेट्रोलियम और अंतर्राष्ट्रीय सामानों का कारोबार चलता था। यही धीरूभाई को पहली बार बड़े पैमाने पर व्यापार की दुनिया देखने का मौका मिला। यमन पहुंचकर धीरूभाई ने बेसे एंड कंपनी नाम की कंपनी में नौकरी की। यह कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी थी। धीरूभाई यहाँ सिर्फ एक क्लर्क की हैसियत से काम करते थे, लेकिन ध्यान दीजिए, उनके लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि ये एक स्कूल था जहां वे हर दिन कुछ नया सीखते थे। उन्होंने सीखा कैसे तेल के बड़े बड़े सौदे होते हैं, कैसे विदेशी करेंसी का लेन देन होता है, कैसे एक छोटी सी गलती लाखों के नुकसान में बदल सकती है। उनकी मेहनत और समझदारी देखकर कंपनी ने उन्हें फ्यूल स्टेशन का मैनेजमेंट भी सौंप दिया। यमन में धीरूभाई ने 3 बड़ी चीजें सीखी। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समझ। उन्होंने पहली बार देखा दुनिया कैसे जुड़ी है। दूसरा, रिस्क और अवसर। हर सौदे में रिस्क होता है, लेकिन सही फैसले से वही रिस्क बड़ा मुनाफा दे सकता है। तीसरा, नेटवर्किंग का महत्व। वहां रहकर उन्होंने अलग अलग देशों के बिजनेसमैन से रिश्ते बनाए। उन्हें समझ आया बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं,
बल्कि रिश्तों से चलता है। धीरूभाई को नौकरी से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उनके दिल में एक और सपना पल रहा था। वे हमेशा कहते, मैं यहाँ किसी और के लिए काम करने नहीं आया हूँ, मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। और इसी सोच से उन्होंने वापस भारत लौटने का फैसला किया। अब वे तय कर चुके थे, अपने दम पर बिजनेस करेंगे और भारत में ऐसा साम्राज्य खड़ा करेंगे जो दुनिया देखेगी। लेकिन दोस्तों सोचिए, एक साधारण कर्मचारी जो यमन में पेट्रोलियम की डील देख रहा था, वो जब भारत लौटा तो मसालों और कपड़ों के बिजनेस में क्यों कूदा? आखिर भारत लौटने के बाद उन्होंने कौन सा पहला कदम उठाया जिसने उनके सपनों को उड़ान दी? इसका जवाब मिलेगा हमें अगले अध्याय में। धीरूभाई अंबानी की भारत वापसी और बिजनेस की शुरुआत। दोस्तों, साल था 1958। धीरूभाई अंबानी अब 26 साल के हो चुके थे। यमन में उन्होंने बिजनेस की गहरी समझ और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो ले लिया था, लेकिन उनका दिल हमेशा एक ही बात कहता था, मुझे अपना साम्राज्य भारत में ही खड़ा करना है। और इसी सोच के साथ वे यमन छोड़कर मुंबई लौट आए। भारत लौटकर धीरूभाई ने मसालों और सूखी चीजों के निर्यात से बिजनेस की शुरुआत की। उनका छोटा सा ऑफिस मुंबई के नरसिंहनाथा स्ट्रीट पर था। ये ऑफिस इतना छोटा था, उसमें न कोई बढ़िया कुर्सी थी, ना टेबल, बस एक टेलीफोन, एक टाइपराइटर और एक छोटा सा कलर। लेकिन धीरूभाई ने ठान लिया था, वे बड़े सौदे करेंगे। उन्होंने मसालों को विदेशों में बेचना शुरू किया और अपनी मेहनत व चतुराई से अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ मसालों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने देखा भारत में कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। धीरे धीरे उन्होंने कपड़े के व्यापार में कदम रखा। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। फिर आया साल 1966, जब उन्होंने कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया, विमल। और दोस्तों, ये ब्रांड उस समय इतना लोकप्रिय हुआ, गांव-गांव, शहर-शहर तक सिर्फ यही नारा गूंजता था, विमल, केवल विश्वास पर। धीरूभाई की सबसे बड़ी खासियत थी, वे हमेशा सीधा ग्राहक से जुड़ते थे। वे कहते थे, अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे आम आदमी का भरोसा जीतना होगा। उन्होंने छोटे दुकानदारों, डीलरों और ग्राहकों तक पहुंच बनाई। जहां दूसरे उद्योगपति बड़े बड़े व्यापारियों के भरोसे रहते, वहीं धीरूभाई सीधे लोगों तक जाते और कहते, तुम बेचो, फायदा तुमको भी होगा और मुझे भी। धीरे धीरे मसालों से शुरू हुआ उनका व्यापार कपड़ों और पॉलीएस्टर तक पहुंच गया। उनका सपना अब और बड़ा हो चुका था, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को रिलायंस के नाम से जोड़ना है। लेकिन दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा ऑफिस, एक टेलीफोन और एक टाइपराइटर से शुरू हुई कंपनी आखिर कैसे भारत की शेयर मार्केट की सबसे बड़ी क्रांति बन गई? धीरूभाई अंबानी ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसने लाखों आम लोगों को बिजनेस का पार्टनर बना दिया? इसका जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। रिलायंस का विस्तार और शेयर मार्केट का जादू। दोस्तों, मसालों और कपड़ों से शुरू हुई धीरूभाई अंबानी की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उनका छोटा सा ऑफिस अब रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन बन चुका था और विमल ब्रांड ने पूरे भारत में पहचान बना ली थी। लेकिन धीरूभाई का सपना इससे कहीं बड़ा था। वे चाहते थे रिलायंस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में औद्योगिक ताकत बने। 1960 के दशक में उन्होंने देखा कि पॉलिएस्टर भारत में आने वाला भविष्य है। कपास की तुलना में सस्ता, टिकाऊ और आसान फैब्रिक। धीरूभाई ने इसमें निवेश किया और कपड़ा उद्योग को नई दिशा दी। धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोकेमिकल में कदम रखा, क्योंकि पॉलीएस्टर बनाने के लिए कच्चा माल यानी पेट्रोकेमिकल सबसे अहम था। धीरूभाई ने सोचा, क्यों ना कच्चा माल लेकर तैयार कपड़े तक का पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में हो। और दोस्तों, यही सोच वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाती है, यानी बिजनेस के हर स्टेप पर नियंत्रण। यही रणनीति आगे चलकर रिलायंस को बाकी कंपनियों से अलग कर गई। इसके बाद आया साल 1977। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया और पहली बार लाखों आम भारतीयों को शेयर बाजार से जोड़ा। उस समय शेयर मार्केट
सिर्फ अमीरों और बड़े व्यापारियों की दुनिया माना जाता था। लेकिन धीरूभाई ने कहा, रिलायंस सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे भारत की कंपनी है। उन्होंने छोटे छोटे निवेशकों को भरोसा दिलाया, उनका पैसा सुरक्षित है और उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। लाखों लोग रिलायंस के शेयर होल्डर बने। कहते हैं उस दौर में शेयर मार्केट में जितनी भी हलचल रिलायंस ने मचाई उतनी पहले कभी नहीं देखी गई। धीरूभाई ने सिर्फ एक कंपनी नहीं खड़ी की बल्कि भारत की सोच बदल दी। उन्होंने ये विश्वास दिलाया भारत में भी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। आम लोग भी शेयर बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी इसी सोच ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे बल्कि एक रणनीतिकार और दूरदर्शी लीडर थे। उनकी सोच हमेशा साधारण लोगों से कई कदम आगे होती थी। उनका मानना था, अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। छोटा सोचने में और बड़ा सोचने में मेहनत बराबर लगती है। धीरूभाई की विजनरी थिंकिंग। धीरूभाई को हमेशा पता रहता था आने वाला समय किस चीज का होगा। जब लोग सिर्फ कपास के कपड़ों पर भरोसा करते, तब उन्होंने पॉलीएस्टर और पेट्रोकेमिकल की दिशा पकड़ी। दूसरी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वे मानते थे बिजनेस के हर हिस्से पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कच्चे माल से लेकर तैयार कपड़े तक और फिर रिटेल तक सब कुछ रिलायंस के अंतर्गत लाने की रणनीति बनाई। इससे न सिर्फ खर्चा कम हुआ बल्कि रिलायंस की पकड़ और मजबूत हो गई। धीरूभाई ने भारत के हर छोटे छोटे दुकानदार तक अपनी पहुंच बनाई। वे बड़े व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहे बल्कि आम आदमी को ही अपनी ताकत बना लिया। धीरूभाई का एक और अनोखा कदम था शेयर मार्केट में आम आदमी को लाना। जहां बाकी उद्योगपति सिर्फ अमीर घरानों या बैंकों से पैसा जुटाते थे, वहीं धीरूभाई ने लाखों छोटे निवेशकों को शेयर होल्डर बना दिया। उन्होंने कहा, रिलायंस इज पीपल कंपनी, यानी रिलायंस सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे भारत की कंपनी है। धीरूभाई कभी रिस्क लेने से नहीं डरते थे। वे कहते, बड़ा बिजनेस वही कर सकता है जो बड़े रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिन्हें उस समय पागलपन कहा जाता था, लेकिन वही फैसले आगे जाकर रिलायंस की सफलता की वजह बने। धीरूभाई का मानना था, बिजनेस अकेले नहीं होता, टीम के साथ होता है। वे अपने कर्मचारियों को सिर्फ स्टाफ नहीं बल्कि परिवार की तरह मानते थे। उन्हें प्रोत्साहित करते, नई आइडिया सुनाते और जिम्मेदारी देते। धीरूभाई अक्सर कहते थे, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास बड़ा सपना है और वही सपना हमें आगे ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी सोच और रणनीति के बावजूद धीरूभाई को कई बार आलोचनाओं, राजनीतिक दबाव और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार धीरूभाई ने उन चुनौतियों और विवादों का सामना कैसे किया? आखिर धीरूभाई अंबानी ने उन चुनौतियों और विवादों का सामना कैसे किया और किस तरह वे हर बार और मजबूत होकर बाहर निकले? इसका जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। चुनौतियों और विवाद से धीरूभाई की जंग। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी रोचक उनके सामने आई चुनौतियां और उससे जुड़े विवाद भी है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति आलोचनाओं और कठिनाइयों से बच नहीं सकता और धीरूभाई इसका जीता जागता उदाहरण है। पहला, प्रतिस्पर्धियों से टकराव। जब रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब भारत के बड़े बड़े उद्योगपति और कारोबारी घराने इससे परेशान हो गए। धीरूभाई के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वे तेजी से फैसले लेते थे, जोखिम उठाते थे और हमेशा नई रणनीति बनाते थे। यही कारण था कई बार उनके ऑपोजिट कंपनियां और मीडिया उन्हें निशाने पर ले लेती थी। दूसरा, शेयर मार्केट और अफवाहें। धीरूभाई ने भारत में छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ा। यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इसी दौरान उन पर कई बार आरोप लगे। वे शेयर की कीमतों को अपने फायदे के लिए ऊपर नीचे कराते हैं। कई बार रिलायंस के शेयरों को लेकर बड़े विवाद हुए और धीरूभाई को आलोचना झेलनी पड़ी। तीसरा, राजनीति और बिजनेस के रिश्ते। धीरूभाई पर यह भी आरोप लगे वे राजनीति से गहरे संबंध रखते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए
नेताओं की मदद लेते हैं। हालांकि उनके समर्थक कहते थे यह उनकी रणनीति थी। वे भारत की व्यवस्था को समझते थे और उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ाते थे। चौथा, मीडिया और पब्लिक की नज़र में धीरूभाई पर लगे आरोपों ने उन्हें कभी नहीं रोका। मीडिया कई बार उनके खिलाफ लिखता, लेकिन धीरूभाई ने हमेशा इन विवादों को अपने आत्मविश्वास और कामयाबी से जवाब दिया। वे कहते थे, अगर लोग आपको रोकना चाहते हैं, इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। पांचवा, परिवार और रिलायंस की चुनौतियां। किसी भी बड़े साम्राज्य के विस्तार के साथ पारिवारिक और प्रबंधक संबंधी चुनौतियां आना स्वाभाविक था। रिलायंस भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन धीरूभाई ने हमेशा रिश्तों और बिजनेस में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। इन विवादों और चुनौतियों ने धीरूभाई को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने हर आलोचना को अपनी ताकत में बदला और भारत की बिजनेस दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। लेकिन अब सवाल यह है, धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किन किन महत्वपूर्ण उपलब्धियों और मील के पत्थरों को हासिल किया। यही जानने के लिए अगले भाग में हम उनकी महान उपलब्धियां और योगदान की गहराई से चर्चा करेंगे। धीरूभाई अंबानी का जीवन एक ऐसा सफर था जिसमें गरीबी से शुरुआत करके उन्होंने पूरे भारत के उद्योग जगत का चेहरा बदल दिया। लेकिन हर महान इंसान की तरह उनकी भी जिंदगी का अंत हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सन 2002 में धीरूभाई अंबानी को दूसरी बार स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे देश की निगाहें उनके स्वास्थ्य पर टिकी थी। लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। 6 जुलाई सन 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उद्योग जगत, नेता, आम लोग, सबने माना कि देश ने एक सच्चा लीडर खो दिया। दूसरा, अंतिम संस्कार और जन समर्थन। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। ये सिर्फ एक कारोबारी का नहीं, बल्कि एक जननायक का अंतिम विदाई समारोह था। लोग उन्हें एक मसीहा की तरह देखते थे, जिसने गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीयों को भी बड़े सपने देखने का सहारा दिया। तीसरा, विरासत। धीरूभाई की सबसे बड़ी विरासत उनका साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि उनकी सोच, उनके द्वारा छोड़ा गया संदेश था। उन्होंने दिखा दिया, सपने देखने से ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का जज्बा रखने से सफलता मिलती है। छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़कर उन्होंने भारत में निवेश संस्कृति की नींव रखी। उनकी बनाई रिलायंस कंपनी आज भी देश और दुनिया में एक विशाल ताकत है। चौथा, परिवार और आगे की यात्रा। धीरूभाई के जाने के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि आगे चलकर उनके बीच मतभेद और विवाद भी हुए, लेकिन रिलायंस आज भी भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी की विरासत सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास, दूरदृष्टि और संघर्ष करने की शक्ति है। उन्होंने हर भारतीय को यह विश्वास दिलाया, अगर आपके पास सपने देखने की हिम्मत है, तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी आप में ही है। लेकिन अब सवाल यह है, धीरूभाई अंबानी के बाद उनके बेटों ने किस तरह रिलायंस को संभाला और आगे बढ़ाया, और क्या आगे चलकर अंबानी परिवार में बड़े विवाद और बंटवारा हुआ। यही जानने के लिए अगले भाग में हम अंबानी परिवार और रिलायंस की अगली यात्रा पर चर्चा करेंगे। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद एक बड़ा सवाल सभी के मन में था, क्या उनकी बनाई हुई साम्राज्य की इमारत वैसे ही मजबूती से खड़ी रहेगी। ये जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर आ गई। धीरूभाई का शुरुआती दौर। सन 2000 में धीरूभाई के जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी मिलकर रिलायंस को आगे बढ़ाने लगे। शुरुआत में दोनों भाइयों ने कंपनी को मिला जुलाकर संभालने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ दोनों की सोच और काम करने का तरीका अलग अलग नजर आने लगा। मुकेश अंबानी लंबे समय की रणनीति और तकनीक में निवेश करने वाले विजनरी लीडर थे। वहीं अनिल अंबानी तेज रफ्तार और आक्रामक बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाना पसंद करते थे। दूसरा, बंटवारे की शुरुआत। सन 2005 में धीरे धीरे मतभेद इतने बढ़ गए, मामला परिवार और कंपनी के टकराव तक पहुंचा। कोर्ट कचहरी जाने से पहले धीरूभाई की पत्नी
कोकिलाबेन अंबानी ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए बीच बचाव किया। इस बंटवारे के तहत मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और IPCL यानी पेट्रोकेमिकल मिली। अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड दी गई। तीसरा, मुकेश अंबानी की सफलता। मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग से आगे बढ़कर भारत में टेलीकॉम और डिजिटल क्रांति की शुरुआत की। सन 2016 में जियो लॉन्च करके उन्होंने पूरे भारत के इंटरनेट और मोबाइल सेक्टर का चेहरा बदल दिया। रिटेल और ई-कॉमर्स में रिलायंस आज एक बड़ा नाम है। आज रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल है। अनिल अंबानी की चुनौतियां। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियां धीरे धीरे कर्ज में डूब गई। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशन जियो और अन्य कंपनियों की रफ्तार से मुकाबला नहीं कर पाई और दिवालिया हो गई। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी उन्हें लगातार घाटे का सामना करना पड़ा। आज उनकी कंपनियां बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी और कहीं बंद भी हो गई थी। अब हम बात करेंगे धीरूभाई के परिवार की अगली पीढ़ी की। अब अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी भी बिजनेस में सक्रिय है। मुकेश अंबानी के बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी रिलायंस के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल को संभाल रहे हैं। वे डिजिटल, रिटेल और नई तकनीकियों में निवेश कर रहे हैं ताकि रिलायंस आने वाले समय में भी भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना रहे। कुल मिलाकर धीरूभाई अंबानी के बाद परिवार में मतभेद और बंटवारा हुआ, लेकिन उनकी बनाई रिलायंस आज भी मजबूती से खड़ी है। मुकेश अंबानी ने उनकी सोच और विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल है, धीरूभाई अंबानी के जीवन और रिलायंस की इस कहानी से हम लोग अपने जीवन और करियर में क्या सीख सकते हैं? कौन से सबक हमें उनके अनुभव से मिलते हैं और हमारी सोच और भविष्य बदल सकते हैं? यही जानने के लिए अगले और आखिरी भाग में हम धीरूभाई अंबानी से मिलने वाली सीख पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी रुकावट नहीं है, साधारण परिवार भी एक साधारण काम कर सकता है। बड़ा सोचो और मेहनत से उसे हकीकत में बदलो। धीरूभाई ने हमें यह विश्वास दिलाया, इंडिया कैन ड्रीम बिग एंड इंडिया कैन अचीव बिग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस इंडस्ट्री में बड़ा सपना देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।